हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो 6 to 10 तक की पॉलिटी की कंप्लीट एनसीईआरटी हो चुकी है। प्लेलिस्ट बना दी है बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के नाम से, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद अवेयर हो। और ये ज्योग्राफ़ी है। 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी हो चुकी है। 10th की एनसीईआरटी आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए एक वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 2 घंटे का वीडियो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग, मैं प्रूफ के साथ सारी चीज़ें आपको दे भी रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं। आप वीडियो पुराने जाके देख सकते हो। तो चलिए, बहुत आइडिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कंप्लीट एनालिसिस करके चीज़ें करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो एनसीईआरटी क्लास 10th की है, एक समरी के रूप में करेंगे बहुत फास्ट मोड में। भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन का महत्व तो भाई नेचुरल रिसोर्सेस है। इसमें यही दिया है कि जो हम अपने जीवन में अपनी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो संसाधन जो है, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, वस्तुएं, वो संसाधन होते हैं। और संसाधक दोनों हो सकते हैं भैया, फिजिकल हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, बिल्कुल जी। और जैसे लकड़ी की बात करें, और ये सारी चीज़ें लकड़ी की कोई चीज़ बनी है। और नेचुरल रिसोर्सेज, गाय भैंस, ये जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, ये भौतिक हो सकते हैं और जैविक हो सकते हैं। वसुधा संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध, जो रीडिंग करने लायक है उसको तेजी से मोड में रीडिंग करेंगे, और जहाँ समझने लायक है उसको समझेंगे। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमर मैन का कथन है, संसाधन होते हैं, बनते नहीं हैं। ठीक है, होते नहीं, बनते हैं। ठीक है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। जिस देश में संसाधन की कमी होती है वे देश पिछड़े होते हैं। बिल्कुल भाई, जिस देश में संसाधन ज़्यादा होते हैं वे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, और जिनके पास कम होता है वो पिछड़ जाते हैं। संसाधनों के प्रकार आइए यहाँ से देखते हैं, ये समझने लायक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या होता है? ऐसी संसाधन जो हम अपने जैव मंडल से प्राप्त करें। ठीक है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, मतलब सजीव जगत जो भी है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन, अन्य प्राणी, ये क्या है? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन, मतलब जिसमें जीव नहीं होता, जैसे चट्टान, धातु, ये खनिज। अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग में बांटा गया है। कौन? नवीकरणीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः, सीधी सी बात एक याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसको हम फिर से पुनः न प्राप्त कर सकें। ठीक है, किसी भी, चाहे वो केमिकल रूप से या रासायनिक क्रिया से या यांत्रिक या मैकेनिकल प्रोसेस से। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, इसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक बार है। अब चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रिय नहीं किया जा सकता, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, ये बहुत लंबी अवधि तक होते हैं। ठीक है, इसके बनने में, अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं इनके बनने में बहुत लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पुनः चक्रीय नहीं किया जा सकता, एक बार प्रयोग होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये एक बार हम, जैसा नहीं कि ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। राष्ट्रीय संसाधन किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र के अंदर तक हैं, वे राष्ट्रीय संसाधन हैं। ठीक है, तो समुद्र सागर से जो महासागर है उससे 200 किलोमीटर के अंदर में कोई भी चीज़ है तो वो राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अब अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, आइए इसको देखते हैं। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान, ये सब चीज़ें रीडिंग करने लायक है, इसलिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया, तो नर्मदा बचाओ अभियान टीआरई 1 का क्वेश्चन है, तो किसने? मेधा पाटेकर ने चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में। ठीक है, कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। अब आगे चलते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, इसको देख लेते हैं भैया। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है।
पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ पर्यावरण के लिए स्टॉकहोम में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संरक्षण की संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। पूछ सकता है 1968 में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए किसने कदम उठाए, तो क्लब ऑफ रोम ने। 1974 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। फिर ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 को प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया तथा इनकी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित हुआ। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन पूछा गया क्वेश्चन। तो 1992 में कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। फिर 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। तो याद रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, कब, 1992 में। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, 1997 में न्यूयॉर्क में होता है। तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी, और तीसरा कब होता है, 2002 में, कहाँ, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो याद रखिए, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, कब हुआ, 1992 में। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1997 में, कहाँ में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ, 2002 में, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, ठीक। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है, महत्वपूर्ण। अब चलते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1900 की ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। मैंने पहले ही बताया, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसमें कुछ विकसित और कुछ विकासशील देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में किस मुद्दे पर चर्चा की गई, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम, ठीक है। और 21 कार्यक्रम पे घोषणा पत्र या समझौता किया गया। कार्यक्रम 21 क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। मतलब भैया, जो सीधी सी बात है, जो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष थे या जो भी देश थे मिलके, इन्होंने 800 पृष्ठ पेज की एक घोषणा पत्र तैयार की, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। तो मतलब जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए 21 कार्यक्रम की स्वीकृति मिली। इसी को कहते हैं, जिसमें एक कार्यक्रम 21 बोलते हैं। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। तो ये जो 21 एजेंडे हैं, इसमें सभी देशों को निर्देश दिए गए भैया कि आप बनाइए ऐसे जो भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, एजेंडा है, जो आप उनको निर्माण करिए, उनको बनाइए, और इस पर जो भी खर्चा होगा वो विश्व पर्यावरण कोष है, उसकी कोष से पैसा दिया जाएगा। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 1997 में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। मतलब पहले पृथ्वी सम्मेलन के 3 वर्ष बाद आयोजित होता है। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योटो सम्मेलन, ठीक है। क्योटो सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड आदि जैसे गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। तो भैया क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है कि भैया 1997 में क्या होता है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो में क्या हुआ, एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया, 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस जो ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड आदि जैसे गैसों को क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया, और इनको कम करने की, इनकी कटौती की जाने की कोशिश की गई। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस उत्सर्जन से 8% में, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% तथा जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। तो भैया जो यूरोपीय संघ था, इसमें ग्रीन हाउस गैस में 8% में कटौती करने की कोशिश की उन्होंने, 7% संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और जापान ने 6%। इसे मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का विस्तार भी माना जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन चलते हैं। सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति बननी थी, पर कोई परिणाम सम्मेलन का नहीं निकला, ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन, आइए नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से।
भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल भूमि लगभग 43% भाग मैदान का विस्तार है जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। तो 43% पूरे भूभाग का क्या है, कृषि और उद्योग के लिए है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है जो 12 नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया कराती है। यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में, कितने 27% पठार के रूप में, 30% पर्वत के रूप में, ठीक है, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा कोष संचित हैं। अब मृदा निर्माण, आइए इसको देखते हैं। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने, फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा में निर्माण करती है। जो मिट्टी बनती है कैसे बनती है भैया, चट्टान टूट गया, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, जल की वजह से जो जल की धारा बह रही है, हवा की वजह से, हिमनद की वजह से, इसकी अपघटन से क्या होता है, मिट्टी बनती है। मृदा के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा। तो ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में, क्लास 9th में। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियरा भूमि कहते हैं या मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो भैया बालू प्रधान जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, दियरा के नाम से जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मक्का की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। अगर किसी भी देश का पर्यावरण सुरक्षित रखना है, संतुलित बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है, तो उसके भूभाग पर 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 को अपनाया गया। तो भैया पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बैलेंस बनाने के लिए क्या बनाया गया, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया। अत्यधिक प्रयासों के बावजूद भारत 33% में से 24.62% का आंकड़ा तक पहुंचा है। तो मतलब 33% तो नहीं पहुंच सका भारत, लेकिन भारत में 24.62% क्या है, वन है। भूक्षरण क्या होता है, मृदा को अपने स्थानों से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को भूक्षरण कहलाता है। सीधी सी बात, सिंपल भाषा में समझिए, देहाती भाषा में समझिए कि मृदा का एक, जैसे ये मिट्टी इस जगह पे है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, चट्टान घिस रहे हैं, तो जो भी ये क्रिया होती है इसकी जगह, इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को भूक्षरण कहते हैं। जैसे गतिशील जल, पानी जा रहा है, मैंने पहले बताया। हिमानी मतलब बर्फ जमा हुआ है, गल गया समुद्री लहरों की वजह से। भू संरक्षण क्या होता है, वृक्षारोपण से भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल भैया, पेड़ लगाइए और जो जमीन का क्षरण होता है उसको बचाइए। वर्षा जल का संरक्षण आदि से भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वोच्च रेखी जुताई, कंटूर प्लानिंग से मृदा अपरदन रोका जाए। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, आप देखिए सीढ़ी नुमा बनाए जाते हैं खेत। क्यों बनाए जाते हैं भैया, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो रोकने के लिए, अपरदन के लिए। एंड्रीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन दर को रोक देता है। तो भैया ऐसा कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन दर को रोकता है, तो एंड्रीन, ठीक है। सोपानी कृषि क्या होती है, उत्तराखंड में सर्वाधिक होती है। सोपानी कृषि सीढ़ीनुमा खेती होती है, सीढ़ी के अनुसार बनाई जाती है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा कहते हैं। अब चलते हैं जल संसाधन। 2008 में उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में सबसे बड़ा बाढ़ आया था। जल के स्रोत क्या क्या हैं, पृथ्वी के अधिकतम, ये थोड़ा सा फास्ट मोड में चल रहे हैं क्योंकि रीडिंग वाली चीज़ें हैं, जहाँ फैक्ट, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पृथ्वी के अधिकतम स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल स्रोत विविध रूपों में पाया जाता है भैया। भूपृष्ठीय जल में पाया जाता है, भूमिगत जल, भूमि के अंदर पाया, वायुमंडल में जल पाया जाता है, और महासागरीय जल में। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। तो महासागर में कितने परसेंट पाया जाता है विश्व का कुल जल, 96.5%। 2.5% ही जो मृदु जल होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। तो भैया जो विश्व का कुल मृदु जल कितना है, 2.5% है। इसका भी 75% कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में। किस रूप में, बर्फ़ की चादर के रूप में वहाँ पे बना हुआ है, या हिमनद के रूप में पाया जाता है। लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। तो कितना, 25%, 2.5% में से बस। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आइए इसको देखते हैं। देशों को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो देश का विकास के रास्ते पर ले जाने वाले कौन भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के देश अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़, नागल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, सोन परियोजना। जल संसाधन की दुर्लभता या संकट निवारण हेतु तो सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति की। तो राष्ट्रीय जल नीति कब बनी, 1987 में।
कालांतर में कई समस्याओं को उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2004 के रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय जल नीति 2004 में प्रस्तुत किया गया। किस वजह से भाई? जल की समस्याओं से। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया। जल की उपलब्धताओं को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया, जिसमें गांवों, खेतों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल संशोधन, पुनः चक्रण आदि पर बल दिया। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यह आपको भी पता है, मेघालय के मासिनराम में होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ पेयजल संकट निवारण हेतु लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिसमें मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। तो भैया जल को स्टोर करने के लिए गड्ढा खोद देते थे, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा रहता था, जो खेती में उपयोग कर लेते थे। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। तो जो राजस्थान है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, उसमें उसको खादीन बोलते हैं, और जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें जोहड़ बोलते हैं। राजस्थान के बिरनो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टाका बोलते हैं। टंकी बनाई जाती है, सीधी सी बात है। तो भूमिगत जो जल है इसको स्टोर किया जाता है भैया कहाँ पे? फलोदी, बाड़मेर और जो शुष्क बहुत सूखे हुए इलाके हैं। यह प्राय आंगन में ये हुआ करता था, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता था। यह कार्य राजस्थान की तरुण भारत संघ कई वर्षों से कर रही है। तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। याद रखिएगा कहाँ पे? राजस्थान में। इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। तो तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। स्थापना कब हुई? 1975 में। कहाँ पे हुआ? राजस्थान। बिहार की 3 मुख्य परियोजनाएं, आइए इसको देखते हैं। सोन परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा यहाँ से। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। इसकी स्थापना 1874 में हुई। तो सोन नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? 1874 में। इसकी लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। इसमें टेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं के नहरें निकाली गई हैं। पूरब की नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होती है। इस नहर की पश्चिमी शाखा में 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है, मतलब 3 उपशाखाएं भी हैं इसमें। पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर संचित करती है क्या? जल। तीसरी शाखा इस प्रकार 3 शाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है 1968 ईस्वी में सोन परियोजना डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांध बनाकर बहुउद्देश्य परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण सुदृढ़ हुआ। इसी वजह से सोन का या सूखाग्रस्त प्रदेश का आज बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, चावल का कटोरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सीधी सी बात है भैया, ये सोन नदी परियोजना है, ऐसी जगहों पे पानी पहुंचाने का कार्य करता है जहां पर पानी नहीं रहता है, सूखा महसूस होता है। तो बिहार में सोन नदी परियोजना बनाया गया है। ठीक है, सोन की सहायक नदी रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को पानी की कमी झेलनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जल परियोजना के नाम से जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? मेधा पाटेकर, इसको याद रखना है। ठीक है, एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोकल लोगों को, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के बांध के विरोध के लिए प्रेरित करवाया था। ठीक है, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, आइए इसको देखते हैं। संसाधन, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, जो खुद ही उपजा जो पेड़ वगैरह उपजे हैं। और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वो मानव निर्मित वन कहलाते हैं। विश्व में स्थान की बात करें तो वनों के विस्तार के आधार पर विश्व में देशों का क्रम पूछ सकता है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फॉरेस्ट किसको? भारतीय वन सर्वेक्षण की। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट। मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, पहले भी बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, और फिर दूसरे गुजरात में, तथा तीसरे स्थान अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में पाया जाता है। तो मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा वन क्षेत्र का ये क्वेश्चन TRD 3 का पूछा था। तो नेक्स्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा वन क्षेत्र का क्रम मध्य प्रदेश है पहले पे, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश
79.33%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.34%, नागालैंड में 73.90% पाया जाता है। ठीक है। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति है, क्योंकि वर्तमान में अधिकतम भूमि कृषि योग्य है। बिहार के 38 जिलों में 17 जिले में लगभग वन समाप्त हो गया। कितने? बिहार में 38 जिले में से लगभग 17 जिलों में क्या है? वन ही नहीं है, मतलब कम है, क्वांटिटी कम है, ये नहीं कि वन नहीं है। बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? 7.8% है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आरक्षित एवं रक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, ये आपको भी पता होना चाहिए। हिमालयन यव कैसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में मदद करती है, जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। निम्नतली जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चोर ताल क्षेत्र कहा जाता है। भारत के राजाओं ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया था। विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य यह है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकृति करते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में क्या किया था? मेंशन किया था, अंकित करवाया था। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और जहांगीर के आलेख में भी प्रकृति संरक्षण का उल्लेख मिलता है। ये सारी चीज़ें रीडिंग करने वाली है बस। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? कोलकाता में है, याद रखिएगा। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। वहीं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है। एक सूची बनाया गया जिसको क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेयर प्लांट्स, जो भैया ऐसे पौधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक, इसमें रासायनिक समान प्रजातियों जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो इसको जो डेंजर में है, एंडेंजर खतरे में है, ये किसमें? रेड डाटा बुक में मेंशन किया जाता है। प्रजनन केंद्र, आइए इसको देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आती है। बिल्कुल भाई, जब चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी तो जीवों में प्रजनन दर की कमी होती जाएगी। जैसे शेर कम होते जा रहे हैं। हमारे देश में मध्य प्रदेश के पर्यावरण परिवर्तनों के कारण घड़ियाल की संख्या में भारी कमी आई है। इसके लिए संरक्षण के लिए मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल केंद्र स्थापित किया गया। उड़ीसा में नंदनकानन में उजले बाल का प्रजनन केंद्र खोला गया है। जैव अपहरण क्या है? प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहा जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, आइए इसको देख लेते हैं। तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। TRE 1 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि बाघ घटते जा रहे थे, इसके लिए। ठीक है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यान बाघों का आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं। बाघों की जनसंख्या भारत में कितनी है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा था। ठीक है। 1973 में 1827 थे, 1985 में 4002, 2022 में 3167। तो देश में वर्तमान टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53। इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व जो क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बागवत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्य जीव पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। अब चिपको आंदोलन, आइए इसको देख लेते हैं। पर्यावरण रक्षा हेतु यह आंदोलन था भैया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए था। पेड़ों और जंगलों की रक्षा हेतु उत्तराखंड के टेहरी, गढ़वाल, चमोली जिला में सुंदरलाल बगोड़ा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। वन्य जीवों संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान क्या क्या है? आइए इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था 1968 में, किसके लिए? प्राकृतिक संसाधन के बचाव के लिए। रामसर कन्वेंशन हुआ कब हुआ? 1971 में, आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण हेतु। ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्रभूमि मतलब जो दलदली एरिया होते हैं उनके बचाने के लिए। ठीक है। 1971 में हुआ था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक एवं रक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है? 1972 में। अब राष्ट्रीय कानून, आइए इसको देखते हैं। ये सब फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लिख लीजिए किसी कॉपी में, मैं बार बार कह रहा हूँ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1952 में। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 एवं 51 में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान में वन्य जीवों के संरक्षण है तो कौन सा आर्टिकल है? तो 47, 48 एवं 51। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया। वन्य जीव सुरक्षा नियमावली कब बनी? 1973 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। प्राकृतिक अधिवेशन वातावरण में विकसित होने वाले पौधों एवं जंतुओं को वन्यजीव कहते हैं। पादप, भारत में वनस्पतियों को 8 वनस्पतिक क्षेत्र बॉटेनिकल रीजन में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, कहाँ से? कश्मीर से कुमाऊं तक है ये। चीड़, देवदार, कोड़धारी वृक्ष पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमी हिमालय के अधिक उच्च क्षेत्र में अल्पाइन वनों का विस्तार है, तो अल्पाइन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ऊख हो गया, फूलों वाले सदाबहार वृक्ष हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। अब तीसरा है असम वनस्पतिक क्षेत्र,
ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र असम वनस्पति क्षेत्र कहा जाता है। सदाबहार वन, बांस हो गया, लंबी घासें, झुटमुट असम वनस्पति क्षेत्रों में मिलते हैं। अब सिंधु मैदान, पंजाब हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी गुजरात, मैदानी क्षेत्र को सिंधु मैदान क्षेत्र माना जाता है। बबूल, नागफनी, खजूर ये सब किस में पाए जाते हैं? सिंधु मैदान में पाए जाते हैं। पांचवा है गंगा मैदान। अरावली और बंगाल उड़ीसा के बीच का क्षेत्र गंगा मैदान का क्षेत्र कहलाता है। किसके किसके? अरावली, बंगाल और उड़ीसा के बीच का क्षेत्र। कृषि प्रधान क्षेत्र के कारण कहीं कहीं बांस, साल, खैर, तंदू वृक्ष पाए जाते हैं। अब दक्षिण का पठारी क्षेत्र, पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कैसे पेड़ पाए जाते हैं? पतझड़ वाले। मालाबार क्षेत्र, मर्म, मसाले, सुपारी, नारियल, रबड़, काजू, चाय एवं कॉफ़ी मालाबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंडमान क्षेत्र, आइए इसको देख लेते हैं। सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता अंडमान क्षेत्र में है। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI 47,000 पेड़ पौधों की प्रजाति हमारे भारत देश में पाई जाती है। इसमें टोटल कितने? 3500 प्रजाति हैं जो देसी पाए जाते हैं। ठीक, हमारे देश के हैं। देश में 89,451 जीव जंतु की प्रजातियां हैं। जैसे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्रोटिस्टा 2,577, आर्थ्रोपोडा 68,389, मोलास्का 5,000, उभयचर 209, सरीसृप 456, पक्षी 1232, स्तनपायी 390। अब जैव विविधता क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। एक मान लीजिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है ये, इसमें जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, और मतलब विभिन्न प्रकार के जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। भारत में कैसी जैव विविधता है? घनी है। भारत जैव विविधता के लिए 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, हिमालय, सुंदरवन क्षेत्र। विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़ों की हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कीड़े मकोड़े सबसे अधिक जातियां हैं इसकी। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1981 में क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। अब कुछ दवाएं हैं, आइए इसको देख लेते हैं। मार्फिन किसके लिए उपयोग होता है? दर्द निवारक, मतलब दर्द में। कुनैन मलेरिया में। टेक्सोल कैंसर में। ठीक है। भारत में वन का विस्तार कितना है? 24.56% है। बिहार में 7.84%। याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं। खनिज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। धात्विक खनिज भैया लौह अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज, ये क्या है? धात्विक खनिज है, याद रख लिए, पूछा जा सकता है। अधात्विक चूना हो गया, पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये क्या है? अधात्विक है। खनिजों का वितरण भारत में, आइए इसको देखते हैं। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, देश का सबसे बड़ी खनिज पेटी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज की पेटियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे? उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, बाबू भैया इसको देख लीजिए अच्छे से। छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट इत्यादि का भंडार भी इसी क्षेत्र में है। दक्षिणी पश्चिमी पठार कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर विस्तृत है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि के भंडार कहाँ पर उपलब्ध हैं? दक्षिण पश्चिमी पठार में। देश की 3 सोने की खान इसी पेटी में पाई जाती है। तो देश की 3 सोने की खान कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी पठार में। उत्तर पश्चिम प्रदेश, आइए इसको देख लेते हैं। खंबात की खाड़ी हो गया, अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम प्रदेश में के क्षेत्र में आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? चांदी हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, बालू हो गया, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये फैक्ट है। संगमरमर, जिप्सम, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिम प्रदेश में पाई जाती हैं। अब लौह अयस्क का इसको देख लेते हैं। आधुनिक सभ्यता की रीढ़, उद्योगों की जननी लौह अयस्क को कहा जाता है। भारत में विश्व के लौह का भंडार कितना है? 1/4 भाग आकलित है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है साइंस में ये क्वेश्चन पूछ ले, ज्योग्राफी का है लेकिन साइंस में पूछ ले। हेमेटाइट लाल अयस्क को कहते हैं, कितना? 68% इसमें लोहा होता है। मैग्नेटाइट में 40% लोहा होता है, जिसको काला अयस्क बोलते हैं। लिग्नाइट में पीला अयस्क 40% होता है। मैंगनीज अयस्क उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, संबलपुर, रायगढ़ में सर्वाधिक होता है मैंगनीज। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा, संबलपुर, रायगढ़। नोट, 1 टन इस्पात निर्माण में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज का प्रयोग होता है। तो 1 टन अगर लोहा निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कितने? 10 kg मैंगनीज का उपयोग होता है। बॉक्साइट, यह एक अलौह धातु निक्षेप है। इसके एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है, निष्कर्षण होता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तांबा एक अलौह धातु है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, कौन? फिर से लिख लीजिए।
मध्य प्रदेश राजस्थान में तांबा पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भारत का अभ्रक की राजधानी कोडरमा है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कोडरमा क्या है? भारत की अभ्रक की राजधानी है। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अब शक्ति ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। कोयला, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पीट जो सबसे खराब कोयला है, शायद वही पूछा गया था। तो जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है वो खराब कोयला होता है। एंथ्रासाइट 90% होती है, बेस्ट है। बिटुमिनस 70 से 90% होता है। लिग्नाइट 30 से 70% होता है और पीट में 30 से कम होता है। लिग्नाइट कोयला का भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। पेट्रोलियम, भारत में प्रथम बार 1866 में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में दिग्बोई क्षेत्र में असम में तेल मिलता है। फिर 1959 में खंभात में तेल मिलता है। फिर 1975 में मुंबई में मिलता है। तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये इसको देख लेते हैं। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है? असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। असम दिग्बोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रस। अरुणाचल प्रदेश निगरू में, नागालैंड में बोरहुल्ला क्षेत्र में तेल पाया जाता है। अब गुजरात में देख लीजिए, खंभात बेसिन गुजरात के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसांबा, मोहसाना में क्या पाया जाता है? तेल। मुंबई में कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया? 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। समुद्र में सागर सम्राट नामक जलयान चलाया गया था उस समय। पूर्वी उत्तर प्रदेश कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने में विस्तृत है। बांडूमेर बेसिन कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र वहाँ पे है बांडूमेर बेसिन में। अब तेल का परिष्करण, 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना दिग्बोई में स्थापित हुआ। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? दिग्बोई में। कब? 1901 में। दूसरा तेल रिफाइनरी 1954 में मुंबई में। फिर बरौनी में, ठीक है, बरौनी वाला पूछता है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? 1964 में। किसकी मदद से? रूस की मदद से। वर्तमान में कुल तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? 25 है, 2 निर्माणाधीन है, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। देश में प्राकृतिक गैस असम, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। विश्व में भंडार बात करें नेचुरल गैस के तो रूस, ईरान, फिर भारत का 18वां स्थान है, ठीक है। अब विद्युत शक्ति, प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब बना? 1897 में दार्जिलिंग में। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आइए इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखते चलिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी योजना, किस पर बना है? ये झारखंड और बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है, मतलब मिलकर है। यह बांध किस पे बना है? मेयान बांध, तिलैया बांध, इस पर बनाया गया है, ठीक है। कोसी परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। ये कहाँ पे बना है? हनुमान नगर, नेपाल में बांध बना है कोसी परियोजना। इसका 1/2 बिजली नेपाल और 50% बिहार को मिलती है, ठीक है। रिहंद परियोजना, सोन की सहायक रिहंद नदी पे बनाया गया है रिहंद परियोजना। इस परियोजना पर गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है। तो किस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किस परियोजना पर गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील अवस्थित है? तो रिहंद परियोजना पर। हीराकुंड परियोजना भैया महानदी पर उड़ीसा में बना है, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर बना है, कहाँ? राजस्थान में है। निर्मित बांध इस पे कौन कौन से हैं? राणा प्रताप सागर गांधी सागर बांध। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में है। किस नदी पे बना है? तुंगभद्रा नदी पर। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है, ठीक, याद रखिएगा। शरावती नदी परियोजना कर्नाटक में है, शरावती नदी पर बनाया गया है। ताप शक्ति, आइए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। अब प्रमुख ताप विद्युत, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? मुंबई में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? कोटा राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संग्रह कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? बुलंदशहर यूपी में है। काकरपारा कहाँ है? गुजरात में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कुडन झूलन परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। अब गैर पारंपरिक शक्ति क्या होती है? सौर ऊर्जा। पर्यावरण में अनुकूल तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती है क्या? सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा, पवन चक्की से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कच्छ के, गुजरात के कच्छ में है। तूतीकोरिन पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, समुद्री ज्वार एवं तरंग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, मतलब जो समुद्र ज्वार से, जो तरंग से, समुद्र तरंग से उत्पन्न होती है ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं? ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा कहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन। भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के उच्च ताप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसे? पृथ्वी के उच्च ताप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं।
संयंत्र मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। दुर्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। बायोगैस, नेचुरल बायोगैस के बारे में देख लेते हैं। तो भाई कृषि अपशिष्ट पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट जो गाय गोबर से बनता है, भैंस के गोबर से, ये किसको कहते हैं? बायोगैस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ तारापुर में। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, 90% इसमें कार्बन होता है। सबसे निम्न कोयला पीट, यही क्वेश्चन पूछा था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2, वर्षा की सहायता से विकसित प्रणाली। ठीक है, क्या? तो वर्षा की सहायता से विकसित प्रणाली को शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रिप, आई होप सो अगर आपको याद होगा। ठीक है, हमारे देश में 2/3 लोगों को जीवित कृषि आधारित है। कृषि योग्य भूमि के प्रकार कौन है? शुद्ध बोया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति, कृषि योग्य वर्थ भूमि। शस्य गहनता, कुल बोया क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया क्षेत्र को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कृषि योग्य वर्थ भूमि कितनी है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? सिंचाई है भैया, उर्वरक है, उन्नत बीज, यांत्रिकरण, मशीन वगैरह, कीटनाशक हो गया। शुष्क भूमि कृषि 75 सेमी से जहाँ कम वर्षा होती है उसको शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि कृषि, 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, स्लेश एंड बर्न कृषि। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि होती है, मणिपुर में पामलू होती है, अंडमान निकोबार में दीपा होता है। फसल प्रारूप, आइए रबी की फसल जाड़े के अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया मध्य में बोया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, ये क्या है? रबी फसल है। खरीफ फसल, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमारा कर्तव्य है पढ़ना। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल एग्जाम्पल दे देता है, धान, मकई, ज्वार, बाजरा, मूँग। जायद की फसल खरीफ और रबी के फसल के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज। अब चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसका 2 पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट हो गया। थोड़ा चैप्टर लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।